अब वक्फ बिल पर आते हैं सर। ये माना जाता है, कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, इसको आप खुले दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं कह रही हूं। चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो, रिफॉर्म, हमेशा रिफॉर्म एक बड़ा तरीका होता है अपने आप को, धर्म को बदलते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए। और इस नजरिए से चाहे सती प्रथा हो, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म के जरिए बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए। लेकिन यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है किसी भी रिफॉर्म के लिए। इस बाबत मेरा प्रश्न है आपसे, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर अब वक्फ बिल हो, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश है उसका रेजिस्टेंस करना, उसके खिलाफ बोलना, उसका विरोध करना, उसको रोकने की हर कोशिश करना, उसको धर्म पर अपने आघात बनाना, उसके आप एक चेहरा बनते जा रहे हैं इस्लाम धर्म के लिए, झंडा बरदार बनते जा रहे हैं। अगर वक्फ बिल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या मैं सही नहीं हूं? तो वैसे साहब नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत है मैडम। बड़ी बड़ी इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं, इसलिए आप गलत हैं क्योंकि इसमें रिफॉर्म, एफिशिएंसी के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? देश को समझना पड़ेगा कि वक्फ एक गवर्नमेंट की जायदाद नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ हमारे पूर्वजों ने दान दिया था, जिस तरह हिंदू धर्म में दान दिया जाता है। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि वक्फ रजिस्टर होगा नहीं होगा। क्या ये पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है? सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ज्यादा मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे, तो क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। चाहे काशी विश्वनाथ हो, तमिलनाडु का एंडोमेंट हो, तेलंगाना का हो, आंध्रा का हो, उड़ीसा का हो, नहीं बन सकता। तीसरी बात यह है कि कलेक्टर को यह राइट दिया जा रहा है कि वो डिसाइड करेगा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए अगर कलेक्टर को ये राइट दे दिया जाएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर डिसाइड करेगा, तो क्या वो किसी नोएडा के स्टूडियो को कह देगा कि भाई ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? तो क्या नोएडा के स्टूडियो के लोग निकल जाएंगे, खामोशी से दे देंगे? ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। जो 400 साल से मस्जिद है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तुम्हारी मस्जिद नहीं होगी। जो प्राचीन मंदिर होगी वो मंदिर प्राचीन मंदिर रहेगी। ये डिफरेंस है यहां पर। अगर आप इसको समझिए, इस बात को, कल जाकर आप कहेंगे कि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, टीले वाली मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में 400 साल की रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। आप वक्फ यूजर को निकाल रहे हैं, आप कलेक्टर को पूरे पावर्स दे रहे हैं। जो सर्वे कमिश्नर जो है, जो इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, आप कह रहे हैं वो सब गलत है, अब रीसर्वे होगा। यानी जितनी जायदाद है उसका रीसर्वे होगा। क्या करने जा रहे हैं सरकार से? आखिरी बार समझिए मैडम, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, बेचता है, अभी 95 एक्ट में 2 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी कह रहे हैं कि प्यारे फिक्र मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, तुमको सिर्फ 6 महीने। अभी नॉन बेलेबल है तो मोदी जी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तुमको बेलेबल कर देते हैं। ट्राइब्यूनल 3 लोगों का होता है, आप कह रहे हैं कि कोई रिटायर्ड आदमी होगा, अगर नहीं होगा तो किसी और का ट्राइब्यूनल पर चले जाओ, अगर वो भी नहीं होगा तो हाईकोर्ट के पास चले जाओ। वक्फ को बचाने के लिए बिल नहीं लाए मोदी जी, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाए हैं, ताकि मुसलमानों की मस्जिदों को, खबरस्तानों को, दरगाहों को, यतीम खानों को छीन लिया जाए। आप पूरा एक्ट पढ़िए, हमको बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्शन जो 44 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उससे वक्फ को फायदा होगा। ठीक है, अब एक एक करके मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, वक्फ में अगर कुछ गलतियां हैं उसको सुधारने में क्या दिक्कत है? मैं चूंकि रिफॉर्म की बात कर रही थी, छोटे छोटे प्रश्न अब करूंगी, उसका छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, नहीं तो अब इंटरव्यू में रह जाएंगे। मौजूदा वक्फ में कानून के सेक्शन 40 की अक्सर चर्चा होती है, आरोप लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव सूरत नगर निगम की बिल्डिंग, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर इसके उदाहरण है। अब अजमल साहब पर आप क्या कहेंगे? मुझे बदरुद्दीन अजमल पर आज असदुद्दीन ओवैसी से एक जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं संसद और दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन है। आप समझिए इसका क्या मतलब है? मैं आता हूं मैं बोलना चाहूंगा ना, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे आप बोलने दीजिए। तमिलनाडु का था, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
आप मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाकर पूछ लीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वो तो रेवेन्यू साइड में गलती थी। जहां तक सूरत की बात है मैडम, तो देखिए गुजरात में 95 के एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड बना ही नहीं, 2024 में बना, 30 साल के बाद। और सीईओ को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो 95 के एक्ट में सेक्शन 25 है जो सीईओ को पावर्स है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो लेटर लिख कर दे सरकार को। जब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ घोषित किया जा रहा था, तो जो सीईओ बीजेपी ने अपॉइंट किया था उसने कौन सी रिपोर्ट दी? वो रिपोर्ट बता दे हमको। अच्छा, वक्फ ट्राइब्यूनल को आपने कमजोर कर दिया। उसी वक्त ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि सूरत की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जहां तक सवाल सेक्शन 40 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें एक बहुत बड़े दौलतमंद आदमी की प्रॉपर्टी भी शामिल है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सेक्शन 40 के बारे में। तो और ये कहना कि नहीं किसी को भी घोषित कर, नहीं होता ऐसा। स्टेट सरकार के पास कोई जाता है, वो सर्वे करवाती है सर्वे कमिश्नर से। सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड का नहीं होता। अब अजमल वो साहब सर्वे करके रिपोर्ट जाती है चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ, सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीफ सेक्रेटरी गजीट को इशू करते हैं। जी मैडम, ये बदरुद्दीन अजमल साहब को आप बुलाकर बिठा लीजिए, मैं उनका स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मगर हमारे पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है जिसमें एक्स प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब की खबर है, वहां का इमाम, हाउसिंग बोर्ड ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कहती है कि हमारी प्रॉपर्टी है। भाई तुम्हारा पोजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के इमाम को जो अपॉइंट किया दिल्ली वक्फ बोर्ड में, और वो इमाम आज रामपुर के एमपी हैं। आप बताइए, वक्फ को बचाने के लिए, अच्छा वक्फ बोर्ड को देखिए मैडम, मुतवल्ली को 7% देना पड़ता था, उसको मोदी जी ने कम कर दिया 5%। ये कौन सा है? क्या आप बताइए, किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी नॉन हिंदू को बोलेंगे बैठकर तुम चलाओ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड? नहीं चलाएंगे ना। अरे पर ऐसा पावर्स नहीं है ना सर, ऐसा पावर्स है। नहीं है ना कि आप किसी को भी कह दें कि हमारी जमीन है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, छोटा छोटा सवाल सर, छोटा जवाब, आपका जवाब लंबा हो रहा है सर, जवाब लंबा हो रहा है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, एक प्लॉट मालिक ने अपने प्लॉट को गुजरात वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा दिया, लोग वहां नमाज पढ़ने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किसी भी दिन बिना सोसाइटी के अन्य सदस्यों, मतलब एक दिन की जानकारी में वो घर, वो सोसाइटी का एक घर मस्जिद में तब्दील हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब बाकी लोगों के जो राइट्स है वहां पर जिनका घर है उनका इंफ्रिंजमेंट नहीं है। क्या आप मैडम आप समझिए मेरी बात को। गुजरात में 95 के एक्ट के बाद से 2024 में वक्फ बोर्ड बनाया गया। इस दरमियान में 95 से लेकर 2024 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट बीजेपी की सरकार कर रही थी। तो वो सीईओ साहब क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे, मच्छर मार रहे थे। उनका काम था सेक्शन 25 में सरकार को लिख कर देते कि नया बिल रोकेगा ना उनको मक्खी मच्छर मारने से। ये मक्खी मच्छर मारने से नया बिल रोकेगा ना? सीईओ तो आप नहीं देखिए, कलेक्टर इन्वॉल्व होगा ना, नहीं रोकेगा। वही पावर्स हैं सीईओ को अभी। नहीं है, वही पावर सीईओ को है। अच्छा, वही पावर सीईओ को है। अरे सरकार सीईओ को वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरकार अपॉइंट करती है, तनख्वाह सरकार देती है। तो वो क्या कर रहा था? उसको सेक्शन 25 में लिख कर देना था, गलत हो रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख कर देना था, गलत हो रहा है। किसी फॉरेस्ट जमीन को अगर कब्जा हुआ तो लिख कर देना था, एक लेटर पेश कर दे जिसमें सीईओ ने कहा कि गलत हो रहा है। वक्फ बोर्ड तो बना 2024 में गुजरात में, तो इसमें कैसा करें? और मैडम गुजरात की बात कर रहे हैं, सोमनाथ के पास कौन सी खबरों को, दरगाहों को तोड़ दिया आपने? 800 साल 700 साल पुरानी आपने तोड़ दिया पूरा उसको। अब मसला गया है सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बीजेपी ये झूठ फैला रही है कि कोई जाकर खड़े होकर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ लिया वक्फ हो जाती, नहीं होती है वो। उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है। कैसा ऐसा हो जाएगी बताइए? मैं पार्लियामेंट में कई मरतबा नमाज पढ़ता हूं, तो क्या वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी? पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी? अजमल साहब ने वही तो नहीं देख लिया। अजमल साहब ने वही तो नहीं देख लिया। अच्छा चलिए, अगला सवाल। बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे, इसके उलट साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 85 है
क्योंकि आपने पिछली बार कहा था कि यहां से जो भी होता है वो आगे कोर्ट्स में जा सकता है। 85 कहता है इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बिल में सुधार किया जा रहा है अभी जो है। मैं पढ़ के वर्बैटिम सर मैंने निकाला है। अरे आप बहुत काबिल वकील है सर, मुझे पता है, मुझे पता है। सुनिए ना, मैं इसीलिए मैंने एक शब्द उससे निकालकर सामने रखा है। आप मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए ना क्या लिखा है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, पढ़िए। नो सूट और अदर legal proceedings shall lie in any civil court, revenue court and any other authority in respect of dispute, question or other matter relating to any waqf property or other matter which is required by or under this act to be determined by a tribunal. अगर मैं गलत हूं आप समझा दीजिए वकील साहब, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना जिसकी वजह से एक एब्सोल्यूट पार होता है। एक बात सुनिए, बोलिए। एक बात, अरे मैडम एक बात सुनिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 323 के तहत वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया और 95 का एक्ट 2013 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें बीजेपी यूनानिमस सपोर्ट करी उसको। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है वो गलत है क्या मैडम? इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है वो गलत है क्या? रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल गलत है क्या? ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिव्यू डाल सकते हैं, यह प्रोसेस है। ट्राइब्यूनल को तो भारत के संविधान के आर्टिकल 323 के तहत बनाया गया है, इसमें गलती कौन सी हो रही है? ये बोलना कि आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट को, झूठ बोल रहे हैं। आप ट्राइब्यूनल को जाइए, ट्राइब्यूनल में जो हारेगा वो रिव्यू पिटीशन डालेगा हाई कोर्ट में। अब जो वैसी साहब मैं बोलने जा रही हूँ ना, जाएगा। सुनिए ना, ये कौन अब जो मैं बोल रही हूँ ना, झूठ फैला रहा है, उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं। मैं कोई हैरान नहीं होता हूँ, मुझे उंगलियों पर याद है। बोलिए आप, बोलिए। 40,951 मामले लंबित हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में। इनमें से 9,942 रफली 25% मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा ही वक्फ के प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। इसके अलावा मामलों के निपटारे में जो अत्यधिक देरी होती है वो नो प्रोविजन फॉर जुडिशियल ओवरसाइट प्रोवाइडेड ऑन ट्राइब्यूनल डिसीजंस पर है। मतलब मुस्लिम समुदाय के ही 25% लोगों के वो वक्फ के फैसलों पर नहीं, आप मैडम आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैडम सुनिए कि कितने स्टेट वक्फ बोर्ड हैं देश में? 32। कितने ट्राइब्यूनल हैं? हर प्रदेश में ट्राइब्यूनल तकरीबन है। अगर ट्राइब्यूनल में केसेस जा रहे हैं 40,000 तो उसमें गलत क्या है? ट्राइब्यूनल है ना। और देखिए, ट्राइब्यूनल का जो डिस्ट्रिक्ट जज बनाते, कौन बनाते हैं? अंजना ओम कश्यप बनाते? नहीं बनाते। उस वहां के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाता है उसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, जो चेयरमैन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो चीफ जस्टिस के अंदर काम करता है। इसमें आपत्ति क्या है बताइए मेरे को? एनजीटी का ट्राइब्यूनल, हाँ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल, ऐसे 18-19 ट्राइब्यूनल देश में है मैडम। इसमें आपत्ति क्या है? आर्टिकल 323 के तहत बनाया जा रहा है, केसेस चल रहे हैं, उसमें गलत क्या है? केसेस चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेंगे केसेस? अगर ट्राइब्यूनल बनेगा केस नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? केस आ रहे हैं, वो लोग नहीं उलझा नहीं रहे, आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। ठीक है। 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में अगर ट्राइब्यूनल होगा, 40,000 केस है, कोई बात नहीं, होगा, ट्राइब्यूनल देखेगा उसको। 5 सिंगापुर, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा है और आपको लगा, आपने मुझे कहा क्या छोटे छोटे देशों से आप तुलना कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर भारत में। 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर, 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 पुडुचेरी के बराबर। लेकिन आज मेरा सवाल ये नहीं है, आज मेरा ये सवाल नहीं है। आज मेरा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है, लगभग 1.25 लाख करोड़। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.26 करोड़ है सर, सिर्फ 1.25 करोड़। ये पूरी आय 3 राज्यों से आई है, जबकि अन्य राज्यों से 0 है आय। अब देखिए, सच्चर कमेटी ने भी कहा कि अगर इससे कम से कम 10% आय संभव है। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ सर, प्लीज अलाउ। इसके अनुसार कहा है कि कम से कम 10% आय हो सकती है, जो सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपए है, जो अभी सिर्फ 1 करोड़ कमा रहे हैं। यह होता है रिफॉर्म, कि आप ये समझे कि अगर इतनी संपत्ति है तो क्या इससे आमदनी भी हो सकती है। क्या गलत है? ठीक। सुनिए, पहली बात तो यह है कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि रेलवेज और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है। मैडम, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के सिर्फ 11 एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को आप मिला लीजिए, वो मिलाकर 9 लाख एकड़ होता है। और मैं कह रहा हूं अगर कोई मुझे डिस्प्रूव कर दे तो जो सजा बोले मैं कबूल करने तैयार हूं। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के सिर्फ 11 एंडोमेंट प्रॉपर्टी, ये मिलाकर 9 लाख एकड़ होती है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें इनकम नहीं आ रही है। क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना ग्रांट दिया उन वक्त प्रॉपर्टीज को डेवलप करके उसमें इनकम में इजाफा करने के लिए? आय कैसे बढ़ाएंगे? आपने तो जो कंप्यूटराइजेशन के पैसे थे उसको खत्म, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। और आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा काम किया? दिल्ली में जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ की है सरकार उनको हवाले नहीं करती, ने हमारी प्रॉपर्टीज बोलती है। सच्चर कमेटी में लिखा गया 2007 में उसकी वैल्यू क्या थी, आज क्या हो गया 2024 में? सरकार क्यों नहीं रिलीज करती उसको? एक कमेटी बनाई गई थी, आर्यन कमेटी, उसने कह दिया कि नहीं ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप दे दीजिए उनको। आप नहीं देना चाहते। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, जहां पर कोई लीगल केस नहीं है, मेरे को बताइए क्या किया? वामसी बोलते हैं। अरे भाई, डेवलपमेंट पे आपने कौन सा काम किया बताइए ना। आपने कौन सी प्रॉपर्टी